हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूमर्स सीरीज। बेटा आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जेके बोर्ड में अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो जेके बोर्ड में इस चैप्टर में 14 मार्क्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो जेके बोर्ड में इसके जो है 14 मार्क्स आते हैं। तो 14 मार्क्स में से आप समझ लो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें और एक एक मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 14 मार्क्स है इसके, बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो हम इसको टू द पॉइंट बोर्ड के हिसाब से रखेंगे। तो जितना भी बोर्ड में आ सकता है, जो सारी चीजें आ सकती है बेटा, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको पता है कि यहां पे ऑप्टिक्स में बेसिकली हमारे पास ऑप्टिक्स की 2 ब्रांच है, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, एक हमें पढ़ना पड़ता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। तो हमारे पास ऑप्टिक्स को 2 हिसाब से पढ़ा जाता है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा बेटा वेव ऑप्टिक्स। अब ये क्या चीज है, ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बेटा क्या चीज है। बेटा रे ऑप्टिक्स हम तब पढ़ते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि लाइट इंटरैक्ट करती है उन पार्टिकल्स के साथ, लाइट इंटरैक्ट करती है उस सरफेसेस के साथ जिनका साइज बहुत ज्यादा है कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है उनसे कहीं ज्यादा गुना जो है, जब लाइट इंटरैक्ट करती है वैसी सरफेसेस के साथ, वैसे पार्टिकल्स के साथ जिनका साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हम उस टाइम पे कहते हैं कि जो लाइट इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। तो उस कंडीशन में रे ऑप्टिक्स पढ़ी जाती है। जब साइज बहुत स्मॉल होगा, जैसे किसी जगह यहां पे देखिए फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में किसी जगह एक छोटा सा होल करेंगे, उसके थ्रू जब लाइट आएगी वो डिफ्रैक्ट होगी। डिफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेना। सो उसका मतलब वहां पे जो साइज इज दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो उस टाइम पे हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो हम वेव ऑप्टिक्स पे भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स में भी कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक। तो रे ऑप्टिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स में हम 2 चीजों के साथ डील करते हैं। एक तो बेटा हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और बेटा दूसरी चीज जो हम यहां पे पढ़ते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। एक हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बेटा और दूसरा हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन कहां से होता है, जैसे कि आपको पता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज सिंपली द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट का बाउंस बैक होना, सेम मीडियम में वापस आना। रे ऑफ लाइट गई, सेम मीडियम में वापस आई, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट इज सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इज सिंपली बाउंसिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। रेज ऑफ लाइट का जाना, बाउंसिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रेज ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम। बेटा रेज ऑफ लाइट का आना और सेम मीडियम में बाउंस बैक करना, इसको हम बेटा जी क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्शन। यहां से रे ऑफ लाइट गई, इधर मीडियम को टकराई, फिर वापस आई। बेसिकली जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट या जब भी लाइट टकराती है किसी मीडियम को, बेटा यहां पे ना 3 चीजें होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन होता है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है, या तो ट्रांसमिशन होता है। या तो रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा ये सरफेस, या तो वो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिशन मींस रिफ्रैक्शन, जो हम अभी सीखेंगे। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन मींस कि ये जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब करेगी। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास कौन करता है बेटा, रिफ्लेक्शन हमारे पास मिरर करता है। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 तरीके मिरर है। स्फेरिकल मिरर हम पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 होता है, या तो कनकेव मिरर होता है बेटा, ये कनकेव मिरर होता है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है जिसमें बाहर का सरफेस जो है वो शाइनी होता है, ये दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। जैसे ये इसका अंदर वाला सरफेस जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग, इसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे बनाएंगे हम मिरर, इसका बाहर वाला सरफेस जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग, ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग। सो इट्स अ कन्वेक्स मिरर, इट्स अ कनकेव मिरर। ये जो मिरर है ये कनकेव है, ये जो मिरर है कन्वेक्स है। ये रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, आपको पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके इट पासेस थ्रू द फोकस। यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इट पासेस थ्रू द फोकस, वेयर दीज रेज मीट दिस इज फोकस। सो दिस इज ये जो कनकेव मिरर है इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। इसी तरह हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। यहां से बेटा रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाएगी। जब हम इनको यहां पे आपस में क्या करेंगे, जब हम इनको आपस में यहां पे प्रोड्यूस करके मीट करवाएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी फोकस, दिस इज ऑब्वियसली वर्चुअल फोकस, दे अपीयर टू मीट हियर। ऐसा लगता है कि यहां पे मीट हुई, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज रियल इमेज। चलिए, चूंकि हम जेके बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें इन सारी चीजों के साथ डील नहीं करना है, बस बेसिक चीजें
आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है, कि हमारे पास अगर ये फॉर एग्जांपल मिरर है, ये कनकेव मिरर है, आपको पता है कि इसके सेंटर को यहां पे हम क्या कहेंगे बेटा, पोल कहेंगे। इसके थ्रू क्या पास होगा बेटा, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा इसके थ्रू, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके थ्रू पास होगा। ठीक, ये बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, उसी से हमने ये पोर्शन काटा, फिर इसको हमने क्या कर दिया यहां पे, इसको हमने यहां पे सिल्वर ऑक्साइड से जो है कोटिंग कर ली, तो ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो गया, अंदर बाहर वाला पोर्शन को हमने कोटिंग कर दिया, तो ये इसका सेंटर होगा। बेसिकली इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज कट। इसको हम बेटा कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज तो आपको पता ही होगी, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, एक और चीज, कि जब रे ऑफ लाइट जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस के थ्रू पास होती है। यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस पे पास होती है। दीज आर एंड दिस डिस्टेंस इज बेटा जी व्हाट, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। बेटा कुछ और चीजें आप याद रखेंगे, कि जहां पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, ये बात आप याद रखेंगे, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल को लिया जाता है u, इमेज डिस्टेंस को बेटा लिया जाता है v, इमेज डिस्टेंस को लिया जाता है v, फोकल लेंथ इज f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इमेज डिस्टेंस इज v। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho माना जाता है बेटा, जो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेते हैं ho। बेटा जो हाइट ऑफ इमेज है बेटा, हाइट ऑफ इमेज हम लेते हैं hi, हाइट ऑफ इमेज इज hi। उसके बाद उसके बाद साइन कन्वेंशन ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये, दिस इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन है ऊपर वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो भी है वो पॉजिटिव है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो भी है वो नेगेटिव है। सो अब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उस डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव है, जो भी अपोजिट टू द इंसिडेंट होगा वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो ये है, तो हम यहां आ रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। दीज आर साइन कन्वेंशन जो हमें दिमाग में रखनी है। तो चलिए बेटा लेट स्टार्ट, कुछ बेसिक डेरिवेशंस है जो इंपॉर्टेंट है, जो आती है 5 नंबर की 3 नंबर की। लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ मिरर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे एक मिरर बनाया, दिस इज मिरर, यहां से ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे माना हुआ, तो रे ऑफ लाइट ये है बेटा, दिस इज द रे ऑफ लाइट जो आ रही है ऑब्जेक्ट से, दिस इज द रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट फॉल कर गई यहां पे, यहां नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज द नॉर्मल, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टू पास लाइक दिस, तो ये ऐसे पास करेगी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। So after reflection it passes through focus. Let us suppose this angle is theta. In reflection angle of incidence is equal to angle of reflection. So this theta and this theta will be equal. If this is theta, alternately this will be theta. Now if this total angle is 2 theta, so this will also be 2 theta. अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो बेटा ये 2 थीटा होगा। यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉप कर लिया, ये बना इसका डायग्राम। अब यहां से जो यहां ये पास करेगा, दिस ये पासेस थ्रू फोकस, दिस बिकम्स फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, चलिए हम एक काम करते हैं, हमें एफ और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। चलिए कंसिडर करते हैं इस वाले ट्रायंगल को। सो कंसिडर ट्रायंगल एमएनएफ ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। tan 2 theta will be perpendicular by base, so it will be mn divided by nf, है ना, mn divided by nf। ठीक, so since angles are very small, see there is a one property of this ray optic, that is कि angles are very small। बेटा when angles are very small, ये tan sin cos इसका कोई जो है महत्व नहीं रहता, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। You can drop this tan, so we can drop this tan, we can directly write it as 2 theta। So 2 theta becomes equivalent to mn by nf। Why? Keep this thing in mind, ये पूरे ray optics में होगा। You can drop this tan because when angles are very small, these tan 2 theta is approximately equal to 2 theta, tan theta is approximately equal to theta। ठीक है, इट्स अ स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी। सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू mn by nf। हो गया, ये पहला हो गया हमारे पास ये। चलिए दूसरा देखते हैं। अब लेते हैं ट्रायंगल MCN। ट्रायंगल MCN में अगर हम देखेंगे tan थीटा, दैट विल बी mn upon nc, तो हो गया mn upon nc। नाउ सिंस अगेन tan कैन बी ड्रॉप, थीटा विल बी इक्वल टू mn upon nc, सो थीटा बराबर आएगा mn upon nc। थीटा का वैल्यू बेटा यहां सबस्टिट्यूट करो, ये क्या बन जाएगा, देखो सबस्टिट्यूटिंग सेकंड एंड फर्स्ट, ये दूसरा वाला इधर सबस्टिट्यूट कीजिए, ये बनेगा 2 इंटू थीटा के बदले लिखेंगे mn by nc इज इक्वल टू mn by nf, mn mn कैंसल, ये बनेगा 2 by nc इज इक्वल टू 1 by nf।
अच्छा, सी दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज, ये m और ये p और n जो है दे आर वेरी क्लोज, सो यू कैन राइट n के बदले p एज वेल। सो इसीलिए हमने लिखा यहां 2/nc के बदले 2/pc इज इक्वल टू 1/pf, मतलब n की जगह हमने p रख दिया, तो बस वही हो गया 2/pc। व्हाट इज pc? pc इधर की तरफ है तो -r, 2/-r इज इक्वल टू 1/nf, 1/nf के बदले 1/pf, तो 1/pf के बदले लिखा 1/f, माइनस माइनस कैंसिल, 2/r इज इक्वल टू 1/f, which means r is equal to 2f or f is equal to r/2. This is the relation. So बेटा आपको यहां पे अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इसमें तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, और आपको एज इट इज कुछ नहीं करना है। ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट यही आपने लिखना है, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स, जस्ट इसका नोट बनाओ, नोट बना के कॉपी पे रख दो, दिस इज इट, हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ये लिख दो, सो लास्ट में सिर्फ आप एक स्टेटमेंट लिख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और वहां एक एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिरर है उसका फोकल लेंथ 10 है तो मतलब उसका 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो वही f is equal to r/2. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इट इज बेसिकली मिरर फॉर्मूला। सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को आपस में रिलेट करने वाली जो इक्वेशन है, दैट इज अवर, क्या बोलते हैं, सबसे पहले डायग्राम के मार्क्स है, तो एक बार ना डायग्राम को समझते हैं। देखिए दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है बेटा, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये बेटा हमारे पास यहां पे ना ऑब्जेक्ट है, सी दिस इज आवर ऑब्जेक्ट बेटा, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। चलिए ठीक, अब क्या होगा बेटा, यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है कि दिस रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस बेटा, ये रे ऑफ लाइट पास कर जाती है फोकस के थ्रू एंड इट पासेस लाइक दिस। ठीक, एक तो एक हुई ये, एक रे ऑफ लाइट को हम लेके जा रहे हैं बेटा पोल पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोल, पोल पे एक प्रॉपर्टी है, जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट फॉल करती है पोल पे उसी एंगल से बाहर आती है। सो जिस एंगल से ये पोल पे गई उसी एंगल से ये बेटा बाहर आई, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर आई। एक रे ऑफ लाइट को हम चलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ये देखिए एक रे ऑफ लाइट को हम चलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है इट पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू सेंटर ऑफ, ये वापस भी आती है उसी के थ्रू। और बेटा आप देखिए जहां पे ये रेज मीट कर रही है, जिस जगह पे ये रेज मीट कर रही है बेटा, वहां पे बन रहा है हमारे पास इमेज a डैश b डैश। सो a डैश b डैश इज द इमेज, और जहां इमेज बना वो हमने रखा v, जहां फोकस है वो हमने रखा फोकल लेंथ, जहां ये ऑब्जेक्ट है उसको हमने रखा u, और जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हमने रखा r। सो दिस, इसमें सबसे पहले 2 नंबर तो आपको डायग्राम के मिलेंगे, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना। चलिए निकालते हैं u, v और f के बीच का रिलेशनशिप। पहला देखिए, अगर हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये तो सिमिलर है। कैसे? देखो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये सिमिलर है। कैसे? ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गई यहां पे। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम, ये 90 ये 90, तो सेम हो गया ना ये। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स का रेशो क्या होगा, साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम। तो ए बी, तो दिस इज ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए डैश। पहला वाला कंप्लीट। पहला वाला ट्रायंगल ये है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए डैश। दिस इज पहला। दूसरा, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। देखिए ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये 90 ये 90, फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी। फिर देखिए क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, सी ए, क्योंकि पहले ए बी सी लिया हमने, सी ए अपॉन ए डैश सी, तो लिखिए यहां पे हमने सी ए डिवाइडेड बाई ए डैश सी। तो पहले तो ये बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उसके बाद ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे यहां पे, तो बेटा हम यहां पे एक काम करते हैं, अब हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेट करो फर्स्ट एंड सेकंड को, यहां ए बी, यहां ए डैश बी डैश, यहां ए बी, यहां ए डैश, इसका मतलब पी ए अपॉन पी ए डैश इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डैश सी। तो वही तो हमने लिखा, पी ए अपॉन पी ए डैश इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी ए डैश। तो हमने इक्वेट किया बेटा फर्स्ट और सेकंड को। सो लेट अस इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट डू वी गेट बेटा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि हमारे पास जो होगा, हमें क्या मिलेगा फिर बेटा, हमें मिलेगा पी ए अपॉन पी ए डैश इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डैश सी। अब देखिए पी ए, चले वैल्यू सब शुरू करते हैं। पी ए, व्हाट इज पी ए बेटा, पी ए इज माइनस यू, इधर की तरफ है ना अपोजिट टू द इंसिडेंट, तो माइनस यू। पी ए डैश, व्हाट इज पी ए डैश, दैट इज माइनस वी, हो गया माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू व्हाट इज सी ए। लेट अस सी व्हाट इज सी ए। क्या सी ए कुछ है भी नहीं है,
सीए को लिख सकते हैं पीए माइनस पीसी। अरे भाई सीए कुछ भी नहीं है तो इसको लिखो पीए माइनस पीसी। तो देखिए वही तो हमने लिखा पीए माइनस पीसी। व्हाट इज ए डैश सी? ए डैश सी भी कुछ नहीं है, ए डैश सी भी कुछ नहीं है। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं पीसी माइनस पीए डैश। ए डैश सी को लिख सकते हैं पीसी माइनस पीए डैश। तो हमने लिख लिया पीसी माइनस पीए डैश। ये तो यू बाई वी बन गया इज इक्वल टू पीए माइनस पीसी। लेट अस सी व्हाट इज पीए। पीए इज माइनस यू, सो पीए के बदले लिखेंगे माइनस यू माइनस ऑफ पीसी। व्हाट इज पीसी? दैट इज माइनस आर। तो बेटा ये बना माइनस यू माइनस पीसी इज माइनस आर। साइन कन्वेंशन लगाई ना। अगेन व्हाट इज पीसी? दैट इज माइनस आर माइनस व्हाट इज पीए डैश? बेटा पीए डैश इज माइनस वी, सो दिस इज माइनस वी। तो ये बनेगा बेटा माइनस वी। चलिए इसको u बाई वी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वी। मल्टीपल करो, ये यहां से यहां पे मल्टीपल करो, क्या बनेगा बेटा? तो ये यहां पे मल्टीपल करके क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा ये बेटा। अगर हम इसको यहां पे मल्टीपल करेंगे आपस में तो बेटा देखिए क्या बनेगा ये। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास, हमने इसको आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीपल किया तो ये क्या बना बेटा? सो ये बना हमारे पास पी ए, देखिए ये बना माइनस यू आर प्लस यूवी इज इक्वल टू माइनस वी यू प्लस वी आर। इसको थोड़ा रीअरेंज किया, यूवी इज इक्वल टू यू आर उधर लिया, वी आर वहीं पे है, तो ये बना 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या किया? हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे? यूवीआर से। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया यूवीआर से। यहां यूवी कैंसल हुआ 2/r बना, यहां यूआर कैंसल हुआ तो 1/v बना, यहां वीआर कैंसल हुआ तो 1/u बना। तो देखिए क्या बना? 2v यूवीआर यूवीआर वीआर यूवीआर। अब देखिए जो जो कैंसल हुआ यूवी कैंसल, यूआर कैंसल, वीआर कैंसल, ये बचा 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज r/2, तो इसका मतलब r के बदले हम लिख सकते हैं 2f। तो 2/2f इज इक्वल टू 1/v 1/u, 2 कैंसल, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज व्हाट यू कॉल एज बेटा जी, दिस इज व्हाट यू कॉल एज मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मिरर फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 2, 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u plus 1/v. This is the relationship between focal length, radius of curvature and object distance, image distance and focal length. 1/f is equal to 1/u plus 1/v. So this completes our question, 2 questions. One is relationship between f and r, which can be asked for 3 marks, and second is mirror formula, which can be asked for 5 marks. Very important. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला। इसी के साथ हम यहां पे बेटा मैग्निफिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सी, मैग्निफिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि इमेज का हाइट क्या है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। इमेज किस हाइट, क्या दुगना हाइट मिल रहा है, 3 गुना हाइट मिल रहा है, आधा मिल रहा है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सेम वही वाली डायग्राम हमने फिर यहां बनाई और फिर हमने वही लिखा कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। फिर वही मैंने प्रॉपर्टी लिखी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए डैश, वही बात हमने लिखी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ऊपर की तरफ तो एच नॉट। व्हाट इज ए डैश बी डैश? माइनस एच आई, क्यों नीचे की तरफ है तो एच नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट इज पी ए? पी ए इज माइनस यू। व्हाट इज पी ए डैश? माइनस वी। बट हमें चाहिए क्या? एच आई बाई एच नॉट। तो बेटा हमने इसको उल्टा कर दिया, देखते हैं वहां पे हमें क्या मिलेगा। तो बेटा हमें क्या मिलता है, देखिए हमने यहां इसको उल्टा किया, ये बना एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू वी बाई यू। उस साइड भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो माइनस तो है ही है सामने, माइनस है सामने, एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू वी बाई यू और सामने माइनस, हमने ये सारी चीजें कर ली। तो ये बना एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दिस इज मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। नो इट्स अ प्योर नंबर बेटा, पूरी तरीके से एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिंपली हमें आइडिया देता है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आया इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात वही है। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ v एंड एफ भी। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, मेरे को तो पता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा v से ऊपर, तो v/f इज इक्वल टू v/u प्लस v/v, v/v कैंसिल होगा, ये बनेगा v/f इज इक्वल टू व्हाट इज v/u? v/u इज, इसको तो लिख सकते हैं ना 1 प्लस व्हाट इज v/u?
v देखो ये आएगा हमारे पास v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू। v बाई यू को मैं लिख सकता हूं ना माइनस एम, देखो अगर ये माइनस में इधर लेके जाऊं तो v बाई यू को लिख सकते हैं माइनस एम, तो माइनस एम प्लस वन हो गया। देखिए कहां से v बाई यू को लिख सकते हैं ना माइनस एम, तो वही माइनस यहां आया, तो ये बनेगा v बाई एफ, ये वन को यहां लाएंगे माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एम, ये बनेगा v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस एम, माइनस इधर लाएंगे ये बनेगा f माइनस v अपॉन एफ इज इक्वल टू एम। This is in terms of, this is magnification in terms of v. We can also write magnification in terms of u. आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करो u से, किया होगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करो u से, u by f is equal to u by v plus u by u। देखो u by f is equal to u by v, u फिर कैंसिल हो गया, so u by f is equal to u by v plus 1, so ये बनेगा u by f is equal to, बेटा इसको लिख सकते हैं ना v by u, v by u, v डिवाइडेड बाय u को नीचे लाऊंगा तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस m, क्योंकि u को मैंने नीचे लाया तो ये बनेगा ना ऐसे, देखो ये है ऐसे u by v, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन v by u, v by u तो ही है माइनस m, तो इसके बदले हमने बेटा लिखा माइनस m प्लस 1, इसको सॉल्व कर दिया, इसको इधर लाया, u by f माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by m, तो u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 by m, उसके बाद रेसिप्रोकेट किया f अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस m, तो m को यहां लाया माइनस में, तो ये बनेगा f, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस f अपॉन f माइनस u। आप ये भी लिख सकते सी, ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन। 100% इट कैन बी आस्क्ड, कुछ नहीं लिखना है, जो यहां लिखा है बेटा बिल्कुल वही चीज आपने लिखनी है, और आपने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं करना है। बेटा मैं फिर आपको बोल रहा हूं, हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है, अदरवाइज इस चैप्टर में हमें 3-4 घंटे लगेंगे पढ़ने में, और आपको एज इट इज कॉपी पे यही लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं यहां पे कि प्रोसेस कैसे, हम बस लिख नहीं रहे हैं, बाकी तो हम पूरा समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है, तो आप इसको नोट करो साथ साथ। नाउ लेट्स डिवेल इनटू, ये यही है कि हमारे पास अलग अलग तरीके की फॉर्मूला जो है वो क्या है, इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके की जो फॉर्मूलाज है वो क्या बनती है। चलिए नाउ लेट अस डिवेल इनटू रिफ्रैक्शन। बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेटा रिफ्रैक्शन इज सिंपली, देखो दो मैंने बोला आपको कि दो प्रोसेसेस हैं, एक रिफ्लेक्शन है बेटा और रिफ्रैक्शन है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेटा रिफ्रैक्शन इज सिंपली जब हमारे पास रे ऑफ लाइट, अब हमारे पास दो मीडियम्स है, एक ही मीडियम नहीं है, देखिए यहां पे बेटा ये दो मीडियम्स, दिस इज बेटा मीडियम 1 और बेटा दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1 एंड बेटा दिस इज मीडियम 2, ठीक है, एक है मीडियम 1 और बेटा दूसरा है मीडियम 2। यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, यहां पे ये अलग अलग मीडियम्स है, दिस इज नॉर्मल, ठीक, दिस इज इंसिडेंट रे बेटा, दिस इज नॉर्मल, this angle over here is angle of incidence. Now what happens is that rays of light, now what is refraction? Refraction is, it is the, जब हमारे पास ray of light दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है और वहां पे बेंड होती है, it's a bending of rays of light when it travels from one medium to other medium. So basically what is refraction? वो तो हुआ bouncing back. Now what is refraction? It is bending of rays of light. Refraction is bending of rays of light. Rays of light का bend होना, it is bending of rays of light when it travels from one medium to another medium. जब ये travel करता है कहां से कहां, when it travels from one medium to another medium, when it travels from, but this thing is very important कि जब ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब ऐसा होगा, when it travels from one medium to other medium, यानी रिफ्रैक्शन occurs when there is a medium change, जब मीडियम हमारा चेंज हो गया हो, अगर मीडियम सेम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो वहां पे तो फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हमारे पास वहां पे फिर क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट उस टाइम पे सेम मीडियम के केस में इट विल पास अनडिविएटेड बिकॉज इट हैज टू बेंड, सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट हैज टू बेंड, सो इट्स अ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट। सो बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट यहां से आई, उसके बाद ये बेंड, जाना तो इसको सीधे था बट ये सीधे नहीं गई, ये बेंड होगी यहां पे, सो ये यहां पे बेंड होगी, दिस एंगल ओवर हियर बेटा दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जाना इसको यहां था, दिस इज एक्चुअल पाथ, जो अगर मीडियम नहीं होता तो ये इसका एक्चुअल पाथ होता, ये तो ट्रांसमिशन इसका ऐसा होता, लेकिन ये बेंड कर गई इधर की तरफ, इट डिड बेंड लाइक दिस। अच्छा, इट कैन बेंड इन अदर वे एज वेल, सिंस हियर इट गॉट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे क्या कि यहां पे रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आई, दिस इज रे ऑफ लाइट, यहां पे रे ऑफ लाइट ऐसे आई, अच्छा अब क्या हुआ यहां पे, now ray of light is traveling like this and in bend like this, यानी it जाना तो इसको यहां था but it got away from the normal, this is angle of refraction r, this is angle of incidence I, ये bend होके away from the normal चली गई। तो दो तरीके का रिफ्रैक्शन हो सकता है, either it will bend towards the normal or it will bend away from the normal,
या तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये कौन डिसाइड करता वो हम अभी देखेंगे। बट व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सर रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट। इट इज सिंपली बेंडिंग। किसका बेंडिंग? रेज ऑफ लाइट का बेंडिंग, जब वो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कराता कौन है बेसिकली? देखो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। सपोज हम यहां 10 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, हम 10 बंदे खड़े हैं यहां पे लाइन में, और यहां पूरी तरीके से सामने फील्ड जो है वो खाली है, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, हम खाली है। अब क्या होगा? अब सामने कुछ मीटर बाद सपोज 10 बंदे हैं, ये यहां 5, यहां 5, इस वाली 5 वाली साइड के सामने वहां पे ना घास आती है। यहां घास नहीं है, यहां तो पूरा क्लियर है आगे, लेकिन इसमें कुछ 10 मीटर चलने के बाद आगे घास है। हम तो चल रहे हैं एक साथ, सब स्टेप्स लेके चल रहे हैं हम साथ साथ। जो ही हम वहां 10 मीटर पे पहुंचेंगे, ये वाले बंदे जो हैं ये तो आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले बंदों को तो घास को भी तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इनको तो घास को तोड़ के आगे आगे चलना पड़ेगा। सो क्या होगा वहां पे? ये बंदे पीछे रह जाएंगे, वो वाले बंदे आगे चले जाएंगे। तो देखो वहां पे वो बेंड जनरेट होना सेम यहां पे भी होता है। तो मीडियम जो है, मीडियम में हमारे पास एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। मीडियम, हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको लिखेंगे μ1, इसको लिखेंगे μ2, एंड इट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच डिसाइड्स व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। कि लाइट की स्पीड मीडियम में क्या होगी। इट कैन बी रेयरर, इट कैन बी डेंसर। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये मीडियम में लूं, इसमें एटॉमिक स्पेसिंग कुछ ऐसी है, अगर मैं ये वाला मीडियम लूं, इसमें कुछ एटॉमिक स्पेसिंग ऐसी है, तो ये तो क्लियर सी बात है ना कि ये वाला मीडियम रेयरर है, ये वाला मीडियम डेंसर है। जब यहां लाइट जाएगी उसको बड़ी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को जो है क्रॉस करना पड़ेगा। सो इधर जो स्पीड होगी बेटा, यहां तो स्पीड डेफिनेटली कम होगी, और इस जगह जो स्पीड होगी रिलेटिवली इन दोनों में वो स्पीड क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होगा। तो अब अगर आपके पास हम जा रहे हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, अगर ये दिस इज रेयरर मीडियम बेटा, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये अगर हम जा रहे हैं रेयरर से डेंसर में, रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम जा रहे हैं डेंसर से रेयरर में, अगर हम जा रहे हैं डेंसर से रेयरर में, तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, दिस इज द बेसिक थिंग एंड इट इज रिफ्रैक्टिव। यू शुड नो that there are two. One is absolute refractive index. Absolute refractive index मतलब इस मीडियम का refractive index क्या है? It is velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. There is one more term that is relative refractive index. यानी refractive index of 2 with respect to 1. It is equal to ऐसे refractive index of 2 divided by refractive index of 1. It is equal to velocity in first medium divided by velocity in second medium. This is called beta relative refractive index. This is relative refractive index. This is refractive index, this is relative refractive index. What is refractive index? Refractive index is velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. Another is relative refractive index. What is relative refractive index? It is refractive index of medium 2 with respect to 1. इसका notation ये है. So refractive index of 2 with respect to 1 is equal to velocity in first medium. देखो refractive index और velocity आपस में inversely proportional है. जितना ज्यादा refractive index उतना velocity कम, जितना कम refractive index उतना velocity ज्यादा। बेटा एक और चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और चीज हम यहां पे ध्यान रखेंगे बेटा, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नो, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ी बेसिक बात है कि ये ऐसा देखा गया कि जब हमारे पास ये यहां पे इंटरफेस है, यहां से बेटा एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है बेटा, दिस इज यहां पे नॉर्मल। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि यहां पे रे ऑफ लाइट ने बेंड कर दिया फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना तो इसको यहां था बट यहां आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। For a different pair of media, अलग-अलग pair of media लेके it was seen that sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equivalent to the constant. It is always equal to the constant. ये हमेशा constant के बराबर है, and that constant is equivalent to μ2 with respect to 1. ये है जी कि this is called what? This is what we call as beta Snell's law. It is called Snell's law. Now what is Snell's law? Snell's law is sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant for different pair of media, and that constant is equivalent to relative refractive index. So अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ मीडिया है तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
जैसे अगर यहां पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़े, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, μ1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। इसको, ये भी सेम है, ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें सेम है क्या स्नेल्स लॉ? फॉर अ डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज उन दोनों पेयर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, सो लेट्स नाउ डिस्कस कि इस रिफ्रैक्शन में हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहां तक हमारे पास स्नेल्स लॉ खत्म हुआ। कॉज हमने बोल दिया कि रेज ऑफ लाइट बेंड कैसे होती है। रेज ऑफ लाइट बेंड होती है जब भी हमारे पास क्या होता है बेटा, जब भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड, या हम इसको यहां लिखेंगे वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी में जब भी हमारे पास चेंज आएगा तो हम कहेंगे वहां पे उसके कारण वहां पे बेंडिंग होती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिफ्रैक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात जो हमें पूछी जाती है, दैट्स कॉल्ड बेटा थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? इट्स अगेन यू वी एंड एफ के बीच का रिलेशनशिप इन अ लेंस। तो देखिए क्या किया हमने यहां पे एक थिन लेंस लिया। थिन लेंस को आप समझ लेना कि बेसिकली ये बहुत थिन होता है, तो मतलब ये जो डिस्टेंसेस होती है फेसेस से यहां सेंटर तक, ये बहुत नेग्लिजिबल होती है। ठीक, तो देखिए क्या किया हमने। सबसे पहला काम हमने क्या किया बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। बेटा हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। उसके बाद आपको पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, दिस इज फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ एफ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहां से एक रे ऑफ लाइट उठाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से पास हुई। एक रे ऑफ लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करा दिया। जब भी कोई भी रे लेंस के सेंटर में से जाती है वो एज इट इज अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो मतलब वो एज इट इज बाहर जाती है। अब ये दोनों रेज तो मीट नहीं किए, हमने क्या, हमने इन दोनों को रेज मीट कराया, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके मीट कराया, तो इमेज बना ए डैश बी डैश। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेटा इमेज डिस्टेंस वी, दिस इज इमेज डिस्टेंस वी। ठीक, ये है इसका रे डायग्राम। हमें निकालना है फोकल लेंथ एफ, यू और वी के बीच का रिलेशन। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले देखिए आप, ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर है क्योंकि ये दोनों एंगल इनका सेम है, ये 90 है 90 है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी होगी। तो मैंने लिखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए, पहले तो ए बी लिखा, ओ ए अपॉन ओ ए डैश, पहला वाला इक्वेशन खत्म। दूसरा ट्रायंगल एमओएफ, इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल एमओएफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, बेटा ये सिमिलर है। ट्रायंगल एमओएफ बेटा कौन सा हुआ, बेटा ये वाला ट्रायंगल हो गया एमओएफ। ये ट्रायंगल और ए डैश बी डैश एफ वाला ट्रायंगल, बेटा ये सिमिलर है। तो चलिए ऐसे लिखें, एमओ अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ, ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। चलो एफ ए डैश लिखा हमने, कोई नहीं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। अच्छा, अब एमओ को क्या लिख सकते हैं, एमओ और ए बी तो आपस में बराबर, तो एमओ के बदले लिखेंगे ए बी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, ए बी ए डैश बी डैश, ये इक्वेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बाई ओ ए डैश, ओ ए बाई ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ ए डैश, ओ एफ बाई एफ ए डैश। ठीक है, सो यहां हो गया ओ ए बाई ओ ए डैश इज इक्वल टू 2, इसको हमने उल्टा कर दिया, ओ ए डैश बाई ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ बाई ओ एफ, विच इज इक्वल टू व्हाट इज ओ ए डैश, बेटा ओ ए डैश इज वी, वी तो माइनस इधर की साइड है तो माइनस वी। व्हाट इज बेटा ओ ए इज यू, तो लिखो माइनस यू, माइनस वी बाई माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश एफ। व्हाट इज ए डैश एफ, ए डैश एफ इज ए डैश ओ प्लस ओ एफ। व्हाट इज ए डैश ओ, ए डैश ओ इस साइड है तो माइनस वी प्लस व्हाट इज ओ एफ इज एफ, तो ये लिखा मैंने माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। बेटा उसके बाद हमने लिखा डिवाइडेड बाई ओ एफ, व्हाट इज ओ एफ इज एफ, तो यहां हमने डिवाइड कर लिया एफ से। तो फाइनल इक्वेशन बेटा हमारे पास ये बना, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। माइनस माइनस कैंसल, ये क्या बनेगा, v इंटू एफ, माइनस माइनस कैंसल हो गया, v इंटू एफ इज इक्वल टू 2। यहां पे ये क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं यहां पे इसको बनाऊंगा, देखिए क्या बनेगा, ये यहां पे माइनस माइनस बेटा कैंसल हो गया, ये बनेगा v इंटू एफ इज इक्वल टू माइनस यू इंटू वी, और उसके बाद ये बन जाएगा प्लस यू इंटू एफ। चलिए बेटा अब हम इसको एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं यू वी एफ से। लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ। चलिए कीजिए इसको डिवाइड यू वी एफ से। सो लेट अस डिवाइड दिस बाय यू वी एफ, लेट अस डिवाइड दिस बाय यू वी एफ, लेट अस डिवाइड दिस बाय यू वी एफ।
यहां क्या कैंसिल होगा, यूएफ यूएफ कैंसिल, यूवी कैंसिल यूवी कैंसिल, वीएफ कैंसिल वीएफ कैंसिल, क्या बचेगा बेटा 1/u, तो दिस इज 1/u इज इक्वल टू बेटा माइनस टाइम्स 1/f, माइनस टाइम्स 1/f, बेटा प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 1/v, बेटा इसको वहां लेके जाइए तो क्या बनेगा ये, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो इट दिस इज द इक्वेशन कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये हमारे, so beta this is the final equation 1/f is equal to 1/v minus 1/u, please keep this in mind, आपको ये पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, this question is asked for 3 marks, बड़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। नाउ लेट्स गो इनटू अनदर क्वेश्चन जो डेफिनेटली 5 मार्क्स का आता है, दैट इज बेटा व्हाट वी कॉल एज लेंस मेकर्स फार्मूला, इट इज डेफिनेटली आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, बेटा ये डेफिनेटली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। लेट अस सी हम क्या करते हैं, ठीक है, तो बेटा मैं आपको सबसे पहले इसका ना एक बार डायग्राम दिखाता हूं, देखिए डायग्राम इसका क्या है, पहले मैं आपको इसका डायग्राम अलग से दिखाता हूं। बेटा देखिए ये हमारे पास यहाँ पे लेंस, नाउ व्हाट इज बेसिकली थिन लेंस मेकर्स फार्मूला, बेसिकली बेटा लेंस मेकर्स फार्मूला इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए इसका अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के बीच का जो रिलेशन है वो यानी फोकल लेंथ का रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, देखिए दिस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करके एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है जो हमने यहां पे लिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 माना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मुझे निकालना है रिलेशनशिप इसके फोकल लेंथ के बीच का, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, radius of curvature of second surface, refractive index of first surface and refractive index of second surface, इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, बेटा इसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। अब लेंस मेकर्स फार्मूला में करना क्या होता है, देखिए बेटा थिन लेंस हम लेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा किसी जगह पे, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, ठीक, ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे तो रे ऑफ लाइट गई यहां, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, अब रे ऑफ लाइट गई यहां तो रे ऑफ लाइट ने बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेटा रे ऑफ लाइट पहुंच जाती है यहां पे, दिस इज हाउ रे ऑफ लाइट बिहेव्स, तो रे ऑफ लाइट बेटा कहां पहुंच जाती है, रे ऑफ लाइट पहुंच जाती है यहां पे, ठीक, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बनाया इसका इमेज आई, किसने बनाया इमेज आई, सरफेस S1 ने, बेटा दिस इज सरफेस S1, दिस इज सरफेस S2, सरफेस S1 ने इसका इमेज यहां पे बना दिया। अब देखिए अब सरफेस S2 पे क्या होगा, ये दिस रे ऑफ लाइट जो कि बेसिकली रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, this refracted ray of light behaves as incident ray of light for this surface S2, it is actually incident for surface S2, तो इसका मतलब ये जो इमेज I1 है, this image I1 behaves as a virtual object for surface S2, तो अब ये incident ray of light है, it is going to from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal, so it is going to like this, तो बेटा ये बनेगा हमारा final image I, this is our final image I, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट O डैश, दिस इज आवर सेंटर O, ठीक है, ये हमारे पास जो है जो मैंने आपको भी समझाया कि यहां पे देखिए इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा नॉर्मल N2, और बेटा इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ये होगा यहां पे इस सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसे, ठीक है, इस वाली सरफेस का नॉर्मल बेटा कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया डायग्राम, यही डायग्राम को हमने बेटा यहां पे प्लॉट किया हुआ है, दिस इज यहां पे ऑब्जेक्ट सरफेस S1 पे गया, यहां गया, उसके बाद सरफेस S2 पे आया टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, क्योंकि नॉर्मल तो ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दिया, तो देखो यहां इसने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दिया ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये तो ऐसे बेंड करती, बट इस वाली सरफेस पे से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके इमेज यहां बना, दिस इज आवर फाइनल इमेज आई। चलिए देखिए अब हम करते हैं इसका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के 5 मार्क्स है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, बेटा प्लीज इसको माइंड में रखिए, इसको आप यहां पे लिखेंगे क्या R2, बेटा इसको आप यहां पे लिखेंगे R1, अच्छा बेटा इसको आप लिखेंगे फाइनल इमेज V, बेटा इसको आप लिखेंगे यहां पे V1, और बेटा इसको आप लिखेंगे U, बेटा प्लीज इस वाली डायग्राम को आप कॉपी पे बनाना, ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनल। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सरफेस S1 पे रिफ्रैक्शन होती है, देखो जब भी कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होती है उसका फॉर्मूला होता है, जब भी कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यहां पे, तो उसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन एट S1, उसका फॉर्मूला होता है μ2/v, यानी जहां रे ऑफ लाइट जा रही है divided by image is minus mu1/u is equal to mu2 minus mu1/r. This is the formula for the refraction when the object is placed in rarer medium. तो ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया rarer medium में, फॉर्मूला ये है। तो देखिए क्या करेंगे, mu2 this is mu2 divided by v, v कहां, इमेज कहां बना,
I1 पे तो हमने लिखा OI1 पॉजिटिव, तो OI1 माइनस माइनस म्यू वन डिवाइड बाय ओ, वाई इज ऑब्जेक्ट। बेटा आप देखिए ना ऑब्जेक्ट कहां है, ओ डैश, तो हमने लिखा ओ डैश। यहां पे साइन कन्वेंशन लगानी नहीं है, बस सिंपली जो फॉर्मूला है वैल्यू सबस्टिट्यूट करो। म्यू टू इज दिस डिवाइडेड बाय वी, पहला पहला सरफेस के इमेज कहां बना, ओ आई वन माइनस म्यू वन, तो म्यू वन डिवाइडेड बाय यू। बेटा यू कहां है, यू हमारे पास है ओ डैश, तो डिवाइडेड बाय ओ डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। बेटा ये पहली सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, तो हमने इसको डिवाइड बाय कर दिया प्लस आर। ठीक हो गया ये पहला वाला। रिफ्रैक्शन एट S2। अब ऑब्जेक्ट, अब चूंकि मैंने आपको अभी बोला कि दिस बिहेव्स एज व्हाट, दिस बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मीडियम, तो इसका मतलब ये I1 जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करता है डेंसर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम में होगा तो इसका उल्टा होता है, तो V1/B होता है। तो देखो V1/V, इमेज कहां बना, इमेज तो फाइनली यहां बना, तो V1/OI माइनस माइनस म्यू टू बाई यू, ऑब्जेक्ट कहां है, OI1, बिकॉज दिस इज बिहेविंग ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, तो डिवाइडेड बाय OI1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू टू, यहां उल्टा है, म्यू1 माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय इसका अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R2, तो हमने लिखा म्यू1/म्यू2 डिवाइडेड बाय R2। चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए म्यू2/OI1 म्यू2/I1 माइनस म्यू1/O डैश माइनस म्यू1/O डैश प्लस म्यू1/OI प्लस म्यू1 माइनस म्यू2/OI1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/R1 म्यू2 माइनस म्यू1/R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2/R2 म्यू1 माइनस म्यू2/R। देखिए म्यू2/OI1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, म्यू1/OI माइनस म्यू1/O डैश माइनस म्यू1/O डैश इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/R1 प्लस, इसको अगर मैं उल्टा करूं म्यू2 माइनस म्यू1 R2 यहां है माइनस R2, म्यू2 माइनस म्यू1, क्योंकि मैंने आप इसको यहां म्यू2 माइनस म्यू1 लिखा तो ये माइनस में आ जाएगी, मतलब ये टर्म माइनस में आएगी, तो मैंने यहां लिखा माइनस R2। देखिए ये क्या बनेगा, म्यू1/O, व्हाट इज OI इज V, तो V माइनस म्यू1 डिवाइड बाय O डैश, व्हाट इज O डैश, बेटा O डैश इज U इस, मैंने आपको भी बोला साइन कन्वेंशन नहीं लगाने हैं, बेसिकली ये तो नेगेटिव आता, बट साइन कन्वेंशन नहीं लगाने हैं, वो आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो म्यू1/V माइनस म्यू1/U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1/R1, ये माइनस है यहां, बेटा ये माइनस है 1/R1 माइनस 1/R, ये तो आ गया ना म्यू2/म्यू1 1 कॉमन कर दिया, 1/R1 माइनस 1/R2। इस म्यू1 को यहां लेके आओ नीचे, तो ये बन जाएगा 1/V माइनस ये बन जाएगा माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 ये म्यू1 नीचे आ गया, तो म्यू1 नीचे आया, इनटू बनेगा 1/R1 माइनस 1/R2। 1/V माइनस 1/U एज पर थिन लेंस फॉर्मूला इज 1/F, so 1/F is equal to म्यू2 minus म्यू1 into म्यू1 into 1/R minus 1/R2. So what do we get? So the final equation we get is 1/F is equal to म्यू2 minus म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू1। देखिए ना, तो ये तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है 1/F is equal to म्यू2 minus म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू1 into 1/R1 minus 1/R2। बेटा दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि 1/F जो हमारे पास होगा इट विल बी इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस बन जाएगा ये 1, तो माइनस बनेगा ये 1 इंटू बन जाएगा ये बेटा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया क्या, दिस इज हाउ दिस कैन बी रिटन। अच्छा इसका एक और तरीका भी लिखने का है बेटा, 1/फोकल लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, सो पावर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो म्यू2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। इसका एक और तरीका लिखने का ये है, बिकॉज 1/फोकल लेंथ इज ऑल्सो पावर, सो पावर इज ऑल्सो रिटन एज म्यू2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज हाउ यू कैन राइट द पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है ना बेटा, तो ये आता है हमारे पास बेटा पावर ऑफ लेंस, और इसी के साथ ये आता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसका डायग्राम ये वाला बनाना, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना ये, उसके बाद ये सारा लिख लेना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसको यहां लिख लेना। सरफेस रिफ्रैक्शन एट S1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, फिर ये लिखना है। तो यहां लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, और ये वाली फॉर्मूला कब यूज होगी, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है कहां पे, इसमें हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। जब बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है किसमें, डेंसर मीडियम में, तब हम ये वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम ये दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला को ऐसे डिराइव करते हैं। चलिए बेटा, इसी तरह पावर ऑफ लेंस मैंने आपको बोला हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम अलग अलग फॉर्मेट से हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने। चलिए देखते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म हमारे पास क्या है, प्रिज्म हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस है जिसमें हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। देखिए बेटा, यहां से ये रे ऑफ लाइट है, इट्स एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट,
ये इसमें से पास होती है, जब ये इसमें से पास होती है, यहां से रे ऑफ लाइट बाहर आती है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे ऑफ सरफेस। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको कहते हैं इमर्जेंट सरफेस। जिन दो सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म हमारे पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं बेटा, जिसकी मदद से हम सिंपली जो है रिफ्रैक्शन होती है, यहां से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट डालते हैं, इसके थ्रू पास होती है, इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, दिस एंगल यहां से ये बाहर आती है, इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए देखते हैं यहां पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये दो सरफेसेस यहां पे रिफ्रैक्टिंग है, तो ये इंसिडेंट है, ये इमर्जेंट है, दिस विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास ऐसा हो सकता है। देखिए यहां पे हमें बेसिकली क्या निकालना है, सबसे पहला काम होता है हमारा डिविएशन निकालना, ये जो डेल्टा है ना ये निकालना। देखो क्या किया हमने, यहां से आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। देखिए दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक बेटा जी। देखो दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट क्या कर गई, इस रे ऑफ, देखो ये यहां पे नॉर्मल है, ठीक है, ये यहां पे कहीं पे नॉर्मल है इसका, इसने बेंड कर दिया, दिस इज रेयरर मीडियम, इट इज डेंसर मीडियम, इट डिड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके ऐसे चली गई बाहर, तो रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे बाहर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पे ये रे ऑफ लाइट जब आएगी, अब ये जा रही है डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर आई। सो दिस एंगल, चल दिस एंगल पे ये फॉल हो रही है नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल n1 बेटा, दिस इज यहां पे नॉर्मल n2, जिस एंगल पे ये फॉल हो रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस एंगल से ये बाहर निकल रही है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेसिकली होता क्या, अगर ये मीडियम नहीं होता ये तो यहां चली जाती रे, और अगर ये नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, इस रे को मैंने बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर लिया, तो ये रे ऐसा लगता है कि यहां कहीं से आती, जहां ये दोनों रेज प्रोड्यूस्ड रेज ने मीट किया, इनके बीच का जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिविएशन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ डिविएशन। इसके लिए हम एक बढ़िया डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए क्या किया हमने, फिर वही किया, यहां से इंसिडेंट रे, यहां से ये हो गई रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हो गई बेटा ऐसे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे, यहां से ये बाहर आई ऐसे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रिज्म। देखिए अगर ये एंगल आई है, ये है एंगल R1, देखो ये टोटल एंगल तो आई है, ये R1 है, तो बोलो ये वाला एंगल कितना हुआ, I माइनस R1। देखो ये एंगल अगर E है, ये एंगल टोटल E है, ये एंगल R2 है, तो ये कितना बनेगा, E माइनस R2, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज डिविएशन। चलो देखो सबसे पहली बात, अगर हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, हमें डेल्टा निकालना है बेटा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, R1 प्लस R2 प्लस O, R1 प्लस R2 प्लस O 180 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, R1 प्लस R2 प्लस O, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हो गया। दूसरा ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं बेटा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटर, या चलो ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम, ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल, ये Q P R O, P Q O R, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चलिए देखते हैं, एंगल ए प्लस, उसके बाद यहां पे देखिए बेटा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, ये कुछ ऐसे है, ये एंगल यहां 90 है बेटा, ये एंगल यहां 90 है, ठीक है, और ये एंगल यहां पे एंगल O हो गया, ये एंगल A हो गया। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, एंगल A हो गया, ये प्लस यहां पे तो ये नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल टू दिस इज द नॉर्मल ना, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो 90 हो गया, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस दिस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये बनेगा एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180, 90 इज इक्वल टू 360, सो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल O आएगा 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल O कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री। चलिए अब आप देखिए ना, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कीजिए, आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, तो वही हमने लिखा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कैंसल, इसका मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हमें मिला पहला रिलेशन। मतलब ये कि इसका और इसका R1 प्लस R2 का जो सम है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये हमें मिला पहला। उसके बाद डेल्टा, अब देखिए डेल्टा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो देखिए हमने वही लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको कैसे लिख सकते हैं, I प्लस E माइनस कॉमन निकालेंगे, R1 प्लस R2,
R1 plus R2 is A. So delta is equivalent to I plus E minus A. This is the equation of deviation of prism. I plus E minus A. Beta, this is the angle formula for the deviation of prism delta. So delta is equal to I plus E minus A. This is what we call as angle of deviation. बेटा इसी तरह हमें यहां पे मिनिमम डिविएशन की भी कंडीशन होती है. देखो मिनिमम डिविएशन का मतलब क्या होता है. देखो यहां रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल दिस इज प्रिज्म. बेटा ये हमारे पास प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इससे ऐसे डिविएट किया तो बड़ा सारा डिविएशन है. बेटा ये हमारे पास यहां पे प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इसने ऐसे डिविएट किया, दिस इज मिनिमम डिविएशन. मिनिमम डिविएशन मींस व्हेन द रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द प्रिज्म का बेस, दैट इज कॉल्ड मिनिमम डिविएशन. सो बाय मिनिमम डिविएशन वी मीन कि जब हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये पैरेलल होगी प्रिज्म के बेस को. उस कंडीशन में क्या होता है जब मिनिमम डिविएशन होती है, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि आई और ई आपस में बराबर होते हैं. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर होते हैं. R1 और R2 भी आपस में बराबर होते हैं. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. जब मिनिमम डिविएशन होती है बेटा I और E आपस में बराबर होते हैं, यानी जिस एंगल पे ये आ जाता है उसी एंगल पे ये बेटा बाहर आता है. जिस एंगल, दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल E, दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल R2. बेटा एक तो I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं. I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं. तो क्या मिलेगा हमें बेटा, तो डेल्टा तो हमें पता है इट इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A. सो फॉर मिनिमम डिविएशन I इज इक्वल टू E. सो डेल्टा मिनिमम कैन बी रिटन एज I प्लस I माइनस I प्लस I. तो मैंने लिखा यहां पे I प्लस I और इसको हमने लिखा माइनस यहां पे A. तो ये क्या बन जाएगा, सो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A और डेल्टा मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I. तो यहां से हमने I का वैल्यू निकाला डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2. देखो डेल्टा मिनिमम तो आ गया, दिस इज मिनिमम डिविएशन, और यहां से हमने I भी निकाला डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2. क्यों, क्योंकि हम यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी निकालना चाहते हैं. तो ये तो आ गया मिनिमम डिविएशन. अब इसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकालेंगे. So delta minimum plus A is equal to 2I, delta minimum plus A divided by 2 is equal to I. This is angle of incidence. ठीक है, चलिए. अच्छा, फॉर मिनिमम डिविएशन फिर वही बात कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 और R2 आपस में बराबर है, इसका मतलब A आएगा R प्लस R, A इज इक्वल टू 2R. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू A बाई 2. बेटा आ तो गया A, I भी आया, R भी आया. चलो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम इसमें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है इट इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R. सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I. I हमने अभी निकाला कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमने यहां पे निकाल दिया बेटा, डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई A प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2. दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रिज्म फार्मूला. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने निकाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने निकाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेटा जी व्हाट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रिज्म फार्मूला. बेटा इसको हम कहते हैं प्रिज्म फार्मूला. दिस इज बेटा कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला. सो प्रिज्म फार्मूला में म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम A by 2 sin of A by 2. This is called prism formula. Please keep this thing in mind. अच्छा, अब ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन कैन बी ड्रॉप्ड. सो म्यू कैन बी रिटन एज डेल्टा मिनिमम प्लस A by 2 डिवाइडेड बाई A by 2. तो यहां से 2 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई A. तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना. सो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम A प्लस डिवाइडेड बाई A. अब इसको मल्टीपल करो, म्यू A इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A. तो यहां से आएगा म्यू A इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A. सो म्यू A माइनस A ये यहां जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम. म्यू A कॉमन आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम. तो डेल्टा मिनिमम आएगा म्यू माइनस 1 इंटू A. दिस इज ऑल्सो द वैल्यू फॉर मिनिमम डिविएशन. दिस इज ऑल्सो द वैल्यू फॉर मिनिमम डिविएशन. तो बेटा अगर हमने मिनिमम डिविएशन निकालनी है बेटा, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मिनिमम डिविएशन. ठीक, तो मिनिमम डिविएशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं. सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है बेटा, मिनिमम डिविएशन निकालने का पहला तरीका हमारे पास सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले हमने निकाला कि डिविएशन कितना है. तो ये सिंपल आपको एज इट इज कॉपी पे नोट करना है. जिस प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा ये सारा उसमें लिख देना है. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहले तो ये प्रूव करना है डिविएशन कितना है, उसके बाद मिनिमम डिविएशन की कंडीशंस क्या क्या है कि रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द बेस, उसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर है, उसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला क्या है वो भी हमने यहां पे लिख लिया बेटा. उसके बाद हमारे पास हम निकालेंगे म्यू का फॉर्मूला और उसके बाद निकालेंगे बेटा लास्ट में डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला. ये सारी चीजें आप इसमें याद रखेंगे. तो ये है हमारे पास रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन. तो बेटा रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन और इसमें हम देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है. ओके बेटा, तो अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे. वेव ऑप्टिक्स में एक 5 नंबर का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आता है.
और 5 नंबर का क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आता है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में और होता है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। सबसे पहली बात इसके बारे में अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि वेव ऑप्टिक्स के बारे में हमने क्या करना है। वेव ऑप्टिक्स में ऐसा है बेटा कि हम यहां पे वी डील व्हेन द लाइट जो है इंटरेक्ट करती है उन चीजों के साथ जिनका साइज जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है या कंपैरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट होता है। यानी जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहां पे ना एक ऑब्स्ट्रक्शन है, हमने इसमें से एक छोटा सा सिल्ट काटा, हमने इसमें से एक बहुत ही छोटा सा सिल्ट काटा, ये हमने बेटा इसमें से एक छोटा सिल्ट काटा। तो ये जो हमारे पास जब ये इसमें से लाइट आएगी तो अब वो वेव फिनोमेना दिखाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स को वेव की बुनियाद बनाने के लिए इसको अलग अलग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लॉज निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक बंदा आया, उसका नाम था हाइगन। हाइगन ने एक थ्योरी दे दी जिसको हम बेटा कहते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन ने एक थ्योरी दी बेटा जिसको हम कहते हैं HWT यानी हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है। अब ये क्या चीज है हाइगन्स वेव थ्योरी? बेटा हाइगन्स वेव थ्योरी जो है, हाइगन्स वेव थ्योरी हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जिसने बुनियाद बनाई, जिसने बेसिक चीजें बता दी कि हाउ लाइट जो है वो उसका वेव नेचर है और वो कैसे कैसे बिहेव करती है। तो देखिए हाइगन ने क्या कहा। तो हाइगन लाइट हमारे पास ये बिहेव करती है एज पार्टिकल, ये बिहेव करती है एज वेव। व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद द पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स वेवलेंथ देन इट बिहेव्स एज अ वेव। यानी जब लाइट जो है उन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है जिनका साइज बहुत ही स्मॉल है, उस टाइम पे जो लाइट है वो बिहेव करती है एज वेव। अब हाइगन्स वेव थ्योरी क्या है? हाइगन्स वेव थ्योरी कहता है दिस इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट्स। यानी हाइगन्स वेव थ्योरी बात करता है इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स। कहता क्या हाइगन्स वेव थ्योरी कि जब हम किसी जगह डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं उसके बाद वहां पे वेवलेट्स बनते हैं, उस वेवलेट का हर एक पॉइंट जो है इट्स अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, वहां पे एक वेव फ्रंट बनता है। उस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो है इट्स अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस और यही न्यू डिस्टर्बेंस आगे आगे जाती है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कंसेप्ट दिया वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या? इट्स द पोजीशन ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। सारी पार्टिकल्स का पोजीशन जो सेम फेज में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है अगर पानी में हम पत्थर डालेंगे ये वेव ऐसी जाती है। ये जो यहां पे बना हमारे पास, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसमें कोई भी सर्कल बना दो उसमें जितने भी पार्टिकल आएंगे बेटा वो जो हमारे पास आएगा ना वो वेव फ्रंट आएगा। वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है? वेव फ्रंट हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पास हर एक पार्टिकल जो है लोकेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। हर एक पार्टिकल जो है ना वो सेम फेज में वाइब्रेट करता है। तो इसने कहा हाइगन ने कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स एंड देयर आर प्राइमरी वेव फ्रंट्स एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो इससे कहा कि आपने डिस्टर्बेंस डाला, दिस इज वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, इसका जो हर एक पार्टिकल है इट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो एक और नई डिस्टर्बेंस आगे जाएगी, ये डिस्टर्बेंस यहां से ऐसे आगे जाएगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो इसने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, यानी यहां पे हमने डिस्टर्बेंस डाली, यहां एक वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो इस सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस ये अगला वेव फ्रंट बनाएगा, that will be secondary wave front. So light travels in the form of wave fronts and there are primary wave fronts and secondary wave fronts. What's a wave front? It's a locus of all the particles, yeah, all the points vibrating in a same phase. ये वो पोजीशन है जहां पे सारे के सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। देखिए बेटा ये है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट। every particle on the primary wave front behaves as a source of new disturbance. तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे सेंटर लेके डिस्टेंस इक्वल टू CT, यहां पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां एक आर्क ड्रॉ करेंगे, C इंटू टी, हमें पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बेटा डिस्टेंस इसके बराबर हुआ स्पीड इंटू टाइम। तो लाइट की स्पीड क्या है वैक्यूम में? C इंटू टी। तो C इंटू टी रेडियस लेके हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, इनके कॉमन टेंजेंट्स को मिलाएंगे, ये जो कॉमन टेंजेंट मिलेगा ये बनेगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज हाउ बेटा वेव फ्रंट इज प्लॉटेड। तो पहली बात हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, पहला पोस्टुलेट ये है। उसके बाद दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस जनरेट की, बेटा ये बना हमारे पास यहाँ पे वेव फ्रंट, ठीक है, स्फेरिकल वेव। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो है इट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो बेटा ये बिहेव करता है एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, नई डिस्टर्बेंस का सोर्स से बिहेव करता है, ये बनेगा हमारा बेटा सेकेंडरी वेव फ्रंट। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा,
कि फ्रॉम प्राइमरी वेव फ्रंट टेक रेडियस इक्वल टू ct, यहां से रेडियस इक्वल टू ct लो, आर्क को ड्रॉ करो, टेंजेंट को ड्रॉ करो, इन कॉमन टेंजेंट्स को मिलाओ यहां पे, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वहां पे आपको स्फीयर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और चीज कि रेज ऑफ लाइट और वेव फ्रंट, देखिए ये बेटा वेव फ्रंट है, ये यहां पे रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट और वेव फ्रंट क्या है आपस में, ये बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कि प्रूव हाइगन्स प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, डायग्राम के डाई मार्क्स से, इस लिखने के डाई मार्क्स से, बस देखिए क्या बेटा, ये हमारे पास वेव फ्रंट है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। बेटा ये जो वेव फ्रंट है दिस इज प्राइमरी वेव, दिस इज बेसिकली यहां से वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 यहां पहुंचा वेव फ्रंट किसी टाइम टी पे। रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर, दिस इज रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, यहां हमने नॉर्मल खींचा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, चलिए हमने क्या काम किया, दिस इज सेम मीडियम, हमने यहां से वेलोसिटी तो लाइट का v है, टाइम t लेके हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, यहां से इतने टाइम में वेलोसिटी v और टाइम t लेके हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। बेटा हमने 2 आर्क्स ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक आर्क यहां ड्रॉ कर दी बेटा, एक आर्क यहां ड्रॉ कर दी, 2 आर्क्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, सपोज जहां जब से जितना टाइम यहां से यहां तक डिस्टर्बेंस को लगेगा, सपोज वो लगा टाइम टी, तो मैंने टाइम टी लेके वेलोसिटी वी लेके रेडियस वीटी लेके यहां पे आर्क ड्रॉ कर दी, यहां पे रेडियस वीटी लेके आर्क ड्रॉ करके इनके कॉमन टेंजेंट्स को मिलाया, तो बेटा जब मैंने इनके कॉमन टेंजेंट्स को मिलाया तो मुझे मिला वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब क्या होगा बेटा, यहां से अब हमको पता है कि मतलब ये बना रिफ्लेक्ट, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चले एंगल्स की बात करते हैं बेटा, दिस एंगल ओवर हियर इज एंगल आई। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसके साथ ये जो एंगल यहां पे होगा दिस विल बी अवर एंगल आई, दिस इज बेटा एंगल आई, दिस इज यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो बेटा ये होगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो यहां इसके साथ एंगल बनाता है दैट इज एंगल आर, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो इसके साथ एंगल बनाता है दैट इज एंगल आर। चलिए आप देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, दे आर सिमिलर। कैसे सिमिलर, ये एंगल यहाँ पे 90, ये एंगल यहाँ पे 90 और ये साइड इनका कॉमन, तो देखिए ना ये तो लिखा है हमने एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए, सही है, ये दोनों एंगल्स बराबर है 90 90। उसके बाद ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, साइड सेम है। उसके बाद बी ए डैश, आप देखो ना ये बी ए डैश और ए बी डैश, ये भी वीटी ये भी वीटी, ये भी बराबर है। सो वी कैन राइट दैट दिस एंगल्स आर सिमिलर। अगर ये एंगल सिमिलर तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। व्हाट इज इट, if angle of incidence is equal to angle of reflection, that is your angle of reflect, that is your law of reflection, so this proves the laws of reflection, angle I is equal to angle R। उसके बाद आप देखो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल n1 और n2 जो है दे आर इन द प्लेन, हम तो प्लेन से बाहर गए नहीं, दे आर इन द सेम प्लेन, सो नॉर्मल n1 एंड n2 लाई इन द सेम प्लेन व्हिच प्रूव्स वो हमारा सेकंड लॉ प्रूव हो गया। बोर्ड में आपको यही लिखना है, बोर्ड में आपको यही चीज लिखनी है, बोर्ड में हमें कुछ ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, बोर्ड बस ये इसमें 5 नंबर आएंगे डेफिनेटली। अब इसी तरह हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव होगा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसको हम लिखेंगे यहाँ, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, बेटा ये यहाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट से हमने क्या किया बेटा, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट से हमने क्या काम किया बेटा, यहाँ पे सपोज इसको यहाँ टाइम टी लगता है यहाँ आने में, इधर इसकी वेलोसिटी v1 है, इधर इसकी वेलोसिटी v2 है, क्योंकि मीडियम अलग अलग है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ2 है, इधर वेलोसिटी v1 है, इधर वेलोसिटी v2 है। जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा, सपोज टाइम t, तो हमने यहां से सेंटर लेके आर्क रेडियस v1 t लेके हमने यहां पे एक आर्क बना दी, ये हमने एक आर्क बना दी v1 t रेडियस लेके, यहां से सेंटर लेके हमने यहां पे इतने ही टाइम t के लिए, क्योंकि वेलोसिटी v2 हमने आर्क बना दी, कॉमन टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये बना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो दिस विल बी एंगल I इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस विल बी एंगल R रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। चलो अब हम देखते हैं फिर वही बात, देखो क्या, कंसिडर ट्रायंगल ABC, चलो ABC को ट्रायंगल करते हैं, ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, सिनर्स लॉ लगाते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये तो बेस होगी, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज, सो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू v1t अपॉन AC, v1t अपॉन AC। इस वाले ट्रायंगल में देखो साइन r किसके बराबर होगा, v2t अपॉन AC, v2t अपॉन AC, दोनों को डिवाइड करेंगे साइन i बाय साइन r, v1t अपॉन AC डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन v2, AC AC कैंसिल, v1t v2t, tt कैंसिल, साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू v1 बाय v2 व्हिच इज इक्वल टू μ2 1। दिस प्रूव्स आवर स्नेल्स लॉ।
क्योंकि हमें तो पता है v1 by v2 किसके बराबर होता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस प्रूव्स आवर स्नेल्स लॉ। सो उसके बाद फिर वही नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, हमने तो प्लेन चेंज ही नहीं किया, सारे सेम प्लेन में, दिस प्रूव्स द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। बेटा तीसरा क्वेश्चन है इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, उसके बाद उनका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर उसके बाद उनका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस इज व्हेन टू वेव्स और मोर देन टू वेव्स, जब दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज करते हैं, वहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन आता है, दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बेटा इंटरफेरेंस, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। देखिए एक वेव है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5, व्हाट इज दिस? इज फेज डिफरेंस। सपोज ये जो हमारे पास होगा ना, जब इसका हम फेज डिफरेंस निकालेंगे वो 5 आएगा। सो 5 बेसिकली इनिशियल एंगल होता है, बट यहां पे जब हम इसको निकालेंगे वो फेज डिफरेंस ही आएगा। तो एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है। देखो मतलब क्या है, मतलब कि अगर ये हमारे पास एक लाइट वेव है तो ये हमारे पास एक दूसरी लाइट वेव है, हमने माना है कि ये थोड़ी आगे है इससे, तो उसी को हमने 5 माना है। ये कुछ एंगल इससे आगे है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। सपोज ये है दूसरी वेव, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस है। इन दोनों को ऐड किया, y1 a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t, दोनों वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती हैं। जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होकर उनका एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस -5, तो a नेट बिकम्स, तो यहां पे जब इन दोनों को सम करते हैं ना, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये आता है, y नेट इज इक्वल टू ar sin ओमेगा t प्लस माइनस थीटा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, y net is equal to ar sin omega t plus minus theta. Now what is ar? बेटा बट इसमें आप अननोन दो चीजें हैं, इन दोनों को ऐड करके फाइनल फॉर्मूला ये बनता है, एक तो ar अननोन है और थीटा अननोन है। ar का जो वैल्यू होता है, ar is equal to अंडर रूट ऑफ, दिस इज नेट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। आपने ये वेक्टर में देखा होगा। तो जो नेट एम्पलीट्यूड होता है दो वेव्स का, वो होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, और जो इनके बीच का tan थीटा होता है वो होता है हमारे पास, जो हमने वहां पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाला ये वही है, a2 यानी वो जिसके साथ एंगल बना रहा है a1 sin phi डिवाइडेड बाय a2 प्लस a1 cos phi। देखो ये वैल्यू हमारे पास ऐसा है कि ये हमने वेक्टर्स में यही दो फॉर्मुलास हमने पढ़ी है। तो दो अननोन थे, एक थीटा अननोन था बेटा, एक ar अननोन था। ar का वैल्यू आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi, और tan थीटा का वैल्यू आएगा a1 sin phi डिवाइडेड बाय a2 प्लस a1 cos phi। अच्छा, उसके बाद इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब अगर इस रूट को यहां लाए तो स्क्वायर बनेगा, तो मतलब यहां लिखूंगा नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसके बदले i1 इसके बदले i2 प्लस रूट ऑफ a1 के बदले अंडर रूट i1, रूट ऑफ a2 के बदले अंडर रूट i2, बिकॉज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। यहां स्क्वायर है ऑलरेडी तो i1 आएगा, यहां सिर्फ a है तो रूट i1 आएगा, a2 है तो रूट i1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय cos phi। दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, देखो अब अगर ये थीटा फाई 0 होगा, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, तो cos phi कितना होता है बेटा, cos phi 0 डिग्री होगा तो अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस a1 a2, ये तो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो नेट एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास a1 प्लस a2, नेट इंटेंसिटी हमारे पास आएगी अंडर रूट ऑफ i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस i1 i2 cos 0 डिग्री इज 1, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा होता है कि नेट एम्पलीट्यूड दोनों का सम हो जाता है, नेट इंटेंसिटी दोनों के रूट्स का स्क्वायर हो जाता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज नेट एम्पलीट्यूड गॉट इंक्रीज। जब फाई 180 डिग्री होगा यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 होगा, ठीक है, यानी क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे फॉल करेगा। देखो सपोज यहां पे ये क्रस्ट है, यहां पे ये क्रस्ट है, जब ये दोनों मिलेंगे ना ये कुछ ऐसा बनाएंगे। सपोज ये है, यहां पे ये क्रस्ट है बेटा, यहां पे ये ट्रफ है, जब ये मिलेंगे तो ये तो कुछ इन दोनों के बीच में माइनस होगा, यहां इन दोनों के बीच में ऐड होगा, तो फाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ 180 डिग्री, वो -1 तो वो बनेगा ये, तो इट बिकम्स a1 माइनस a2 का होल, तो नेट एम्पलीट्यूड उस टाइम पे माइनस में आ जाता है। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है नेट एम्पलीट्यूड बिकम्स नेगेटिव। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बेटा वो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट वेव। सपोज ये दो सोर्सेज कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच प्रोड्यूस द लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, दे प्रोड्यूस द लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। बेटा ये लाइट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो जिनका सेम वेवलेंथ होगा, जिनका सेम फ्रीक्वेंसी होगा, और बेटा जिनका सेम एम्पलीट्यूड होगा। ये वो लाइट वेव्स प्रोड्यूस करती है जिनका फ्रीक्वेंसी सेम, जिनका एम्पलीट्यूड सेम और जिनका वेवलेंथ सेम। उनके बीच में फेज डिफरेंस हो भी सकता है और अगर नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा भी लेकिन वो कांस्टेंट होगा हमेशा, वो वेरिएबल नहीं होगा। मतलब अगर एक वेव 90 डिग्री आगे चल रही है वो हमेशा 90 डिग्री आगे चलती रहेगी। बट एक चीज है यहां पे, सो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम एम्पलीट्यूड की।
इन वेव्स को हम कहते हैं बेटा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। एक बात आप याद रखना, कभी भी दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एक दूसरे पे क्या नहीं करते हैं, एक ही सोर्स कभी भी दो कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब अगर मैं दो टॉर्चेस लूंगा, मैं बोलूंगा ये दो टॉर्चेस है, ये दोनों टॉर्चेस कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बना सकते। मतलब दुनिया में कोई भी दो सोर्स नहीं है जो कोहेरेंट है। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल सोर्सेज, अगर मैं दो टॉर्चेस लूंगा, मैं बोलूंगा ये दोनों कोहेरेंट है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? क्योंकि इंटरफेरेंस तो होती है। अगर आपने इंटरफेरेंस करनी है कि आपको चाहिए ही कि लाइट आए कहां से, अगर इंटरफेरेंस करनी है, वी नीड टू मेक श्योर दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। बेटा अगर हमें ये श्योर करना है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, बट टू इंडिविजुअल सोर्सेज कैन नॉट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज, तो क्या करेंगे? इसीलिए देयर आर डिफरेंट वेज टू हैव अचीव कोहेरेंस। बेसिकली जो हम यहां पे यूज करते हैं दैट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो क्या, ये वेव है यहां पे, ये सोर्स है यहां पे, हम सामने रखते हैं ओब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सामने रखिए ओब्स्ट्रक्शन। अब क्या होगा, यहां से ये ओब्स्ट्रक्शन रखिए, यहां से देखो, यहां से ये ऐसे क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ऐसे फॉल कर गया। नाउ एवरी सोर्स ऑफ दिस बिहेव्स इज ए न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये आगे जाएगा तो ये अपना नया वेव बनाएगा, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। सेम यहां ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ऐसे बनते हैं हम। नाउ दीज आर कोहेरेंट बिकॉज वो तो हमने सिंगल सोर्स को डिवीजन करके बनाए, सो हमने वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया, जो वेव इस पे गिरने वाली थी उसी को हमने यहां पे ओब्स्ट्रक्शन कर दिया। So this is the method that we achieve to achieve a coherent source. Otherwise दो सोर्सेज को यूज करके कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बनाए जा सकते। इसी के बाद हमारे पास आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि यहां से स्लिट 1, यहां से स्लिट 2, यहां से एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आया, ये वेव का क्रस्ट ट्रफ यहां से फॉल कर गया इस पे, यहां से फॉल कर गया इस पे। Now every source this behaves as a new disturbance, तो अगली इसका हर एक सोर्स नया डिस्टर्बेंस, यहां अपना क्रस्ट अपना ट्रफ, अपना क्रस्ट अपना ट्रफ, इसका अपना क्रस्ट अपना ट्रफ, अपना क्रस्ट अपना ट्रफ, वेव आगे जा रही। कहीं कहीं क्या हुआ देखो, जैसे यहां ट्रफ और ट्रफ मीट किया, कहीं कहीं क्या हुआ कि क्रस्ट और क्रस्ट ने मीट किया, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ कि क्रस्ट और क्रस्ट ने मीट किया, कहीं कहीं ऐसा हुआ कि ट्रफ और ट्रफ ने मीट किया। तो जहां जहां क्रस्ट और क्रस्ट ने मीट किया वहां बना ब्राइट, जहां ट्रफ और ट्रफ ने मीट किया वहां भी बना ब्राइट, जहां क्रस्ट और ट्रफ ने मीट किया, देखो क्या हुआ, ये वेव ऐसे जा रही ना, ये क्रस्ट, ये इसका क्रस्ट, ये इसका ट्रफ, ये इसका ट्रफ, ये आगे ऐसे गिरेगा, ये फिर इसका नया क्रस्ट, ये इसका नया क्रस्ट। देखो ना, क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ मिल रहा है। जहां ट्रफ ट्रफ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, जहां क्रस्ट क्रस्ट मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, जहां क्रस्ट ट्रफ मिलेगा डिस्ट्रक्टिव। तो हमें ना यहां पे एक पैटर्न दिखता है, ब्राइट पहले तो हमें दिखता है ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क। तो हमें ना एक पैटर्न दिखता है ब्राइट डार्क, हमें एक पैटर्न दिखता है ब्राइट डार्क का। दिस पैटर्न ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमें बस इसी का निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो देखो हमने क्या किया, हमने माना कि चलो ये एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, एक वेव, यहां से दूसरी वेव आ रही है, और ये वेव जो है ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है, कितना, डेल्टा एक्स, ये इससे आगे चल रही है डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो देखो क्या, पाथ डिफरेंस अगर देखेंगे कितना, तो वो तो आएगा हमारे पास S1P, दिस इज S1P माइनस S2P, दिस इज S2P इज इक्वल टू किसके बराबर, तो ये हमारे पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू, देखो ये हमारे पास है S1P, ये इतना ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे पास है S2P, ये इतना ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना हमारे पास, तो S1P माइनस S2P इज इक्वल टू S2R, मतलब इसके बराबर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2R। इन दोनों का जो पाथ का डिफरेंस होगा वो इतना होगा, S2R। तो अब हम यहां से देखेंगे दूसरा, देखो ये tan थीटा है, अगर मैं यहां से आपको देखूं tan थीटा इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज y डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज d। सो tan थीटा इज y by d, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल इट बिकम्स y by d। सो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, सो डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, अब आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर मैं ये थीटा है, अगर थीटा को मैं लिखूं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बनेगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय d। तो यहां से देखो ना, अगर ये थीटा है, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज d, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे थीटा इज इक्वल टू, लिखो यहां पे हम लिख सकते हैं ना कि अगर मैं साइन थीटा का यूज करूं, साइन थीटा का यूज करूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डी। तो डेल्टा एक्स इसके बराबर आएगा, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा के बदले tan थीटा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इट कैन बी रिटन एज टी tan थीटा। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो आप यहां थीटा लिखो, थीटा किसके बराबर है, y by d, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू d टाइम्स y by कैपिटल D। दिस इज द पाथ डिफरेंस, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि पाथ डिफरेंस जो हमारे पास है दैट इज d टाइम्स y by d, या दैट इज इक्वल टू d sin थीटा।
आप ये बात भी याद रख सकते हो, डी साइन थीटा या तो आप लिखो डी टाइम्स वाई बाई डी। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अब हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। देखो दिस इज द पार्ट डिफरेंस डी टाइम्स वाई बाई डी। व्हाट इज डी? डी इज द स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ये जो डी है ना, इट इज स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, एंड कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा तब होती है जब पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा के बराबर। सो दैट मींस व्हेन डेल्टा एक्स इज एन लैम्डा, मतलब डी टाइम्स वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई कैपिटल डी। इसी जगह पे बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन को स्टार्ट करना है जीरो से, मतलब पहला ब्राइट कहां बनेगा? पहला ब्राइट बनेगा जीरो पे। दूसरा ब्राइट कहां बनेगा? एन इक्वल टू 1 पे, मतलब लैम्डा डी बाई डी पे। अगला ब्राइट कहां बनेगा? 2 लैम्डा डी बाई डी पे। तो ये बनते हैं हमारे पास इन जगह पे ब्राइट बनते हैं, वाई के इन वैल्यूज पे ब्राइट बनते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का। सो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2। इट्स एन ऑड मल्टीपल, मतलब 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 - 1, तो कितना होगा? 1 लैम्डा बाई 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 - 1 कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 2। तो ऑड मल्टीपल्स पे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टाइम्स वाई बाई डी, व्हिच इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई डी। सो वाई इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2, है ना? 2 यहां है, डी यहां आएगा। तो फर्स्ट डार्क कहां बनेगा? n इक्वल टू 1 पे। 0 पे तो ब्राइट बना, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। सो n इक्वल टू 1 पे बनाएगा हमारा फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन देखो, n इज इक्वल टू 1, तो मतलब पहला डार्क बनेगा कहां पे? 2 इंटू 1 हो गया 2 लैम्डा बाई 2 डी। 2 इंटू 1 हो गया 2 - 1 हो गया 1, तो लैम्डा डी बाई 2 डी, यहां बनेगा पहला डार्क। n का वैल्यू 2 लो, यहां बनेगा दूसरा डार्क। n का वैल्यू 3 लो, यहां बनेगा अगला डार्क। तो आप देखो हो क्या रहा है, देखो यहां मैंने पैटर्न बनाया है। इसका मतलब पहला डार्क तो बनता है सेंटर पे, उसके बाद अगला ब्राइट बनता है लैम्डा डी बाई डी पे, अगला ब्राइट बनता है 2 लैम्डा डी बाई डी पे, अगला ब्राइट बनेगा 3 लैम्डा डी बाई डी पे। पहला डार्क बनता है लैम्डा डी बाई 2 डी पे, मतलब इसके आधे पे, लैम्डा डी बाई 2 डी पे। इसके बाद वाला डार्क बनता है 2 लैम्डा डी बाई डी और इन दोनों के आधे पे। देखो ये 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, इनके बीच में लैम्डा डी बाई 2 डी पे, 3 लैम्डा डी बाई 2 डी पे। मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये डिस्टेंस 0 है, अगर ये डिस्टेंस 1 है, अगर ये डिस्टेंस 2 है, तो ये बनता है 0.5 पे और ये वाला बनता है बेटा 1.5 पे। मतलब ऐसा हो रहा है कि पहले बनता है ब्राइट, फिर डार्क, नीचे डार्क, ऊपर ब्राइट, नीचे ब्राइट। तो देयर इज एन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फॉर्मेशन। पहले बनता है ब्राइट, फिर बनता है डार्क इधर साइड, फिर बनता है फिर ब्राइट इधर साइड, फिर बनता है तो ब्राइट डार्क, उसके बाद ब्राइट, फिर से डार्क, फिर इसी तरह ये पैटर्न चलता रहता है। अगर मेरे को फ्रिंज विड्थ निकालनी होगी, यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? सो फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क्स आर ब्राइट्स। सो ये आएगा y ऑफ 2b। सपोज मैं निकालूंगा ब्राइट्स के बीच में 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस, यहां बनता है दूसरा ब्राइट, यहां बनता है पहला ब्राइट, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। सो इट बिकम्स लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह डार्क के बीच का निकालेंगे 3d माइनस 2d, सो इट बिकम्स 5 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 3 लैम्डा, क्योंकि थर्ड डार्क यहां बनता है, सेकंड डार्क यहां बनता है, इट इज अगेन लैम्डा डी बाई 2d। मतलब ये कि पहले अगर यहां ब्राइट बना, उसके बाद यहां बनेगा डार्क, यहां बनेगा डार्क, फिर यहां बनेगा ब्राइट, फिर यहां बनेगा ब्राइट, फिर यहां बनेगा डार्क, फिर यहां बनेगा डार्क। तो ऐसा हो रहा है कि इन डार्क्स के बीच का डिस्टेंस सेम, इन ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस सेम, कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज सेम। ये बात आप याद रखें कि कंसेक्यूटिव ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हम इसको बनाएंगे। कंसेक्यूटिव इस ब्राइट के बीच का डिस्टेंस दैट इज सेम, ठीक है? कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस सेम, कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच का डिस्टेंस सेम। दैट इज व्हाई दिस पैटर्न इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। बेटा इसीलिए बेटा इसको सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ये हमारे पास एक डिवाइस है जो हमें मैग्नीफाइड इमेज देता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये बनता है इसका मैग्नीफाइड इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इसका मैग्नीफाइड इमेज। ए बी इज ऑब्जेक्ट, बेटा दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये इसका मैग्नीफाइड इमेज है ए डैश बी डैश। तो हम क्या करते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, फोकस से ऐसे गई, एक सेंटर में से पास की, यहाँ आंख है, यहां से जब हम इसको देखते हैं हम इसको रिवर्स बैक ट्रैक करते हैं। जब हम इस रे ऑफ लाइट को बैक ट्रैक करते हैं, जहां पे ये मिलती है वहां पे हमें इमेज दिखती है। तो ये तो ऑब्जेक्ट था, हमें ये इमेज दिखा, हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। इमेज ने एंगल यहाँ आई पे, मतलब यहाँ सेंटर पे बेसिकली कितना सबटेंड किया और ऑब्जेक्ट ने कितना किया। बट ऑब्जेक्ट का जब भी देखो, इमेज ने यहां कितना एंगल सबटेंड किया और ऑब्जेक्ट ने यहां कितना एंगल सबटेंड किया, लेकिन ऑब्जेक्ट का एंगल देखना होता है जब हम उसको सुपर इंपोज कर। देखो मैं आपको समझाता हूं। दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज इमेज।
इस इमेज ने ये यहां ऐसे, इस इमेज ने यहां कितना एंगल सबटेंड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको हम लिखते हैं एंगल बीटा, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, लेकिन इसको पहले इस पे रिट्रेस करना है, फिर देखना है एंगल, बस ये छोटी सी बात। So magnification is angle subtended by image at I divided by angle subtended by object and I superimposed on image. तो बस हो गया। So m होता है this angle subtended by image को हम नाम देते हैं बीटा, angle subtended by को हम नाम देते हैं अल्फा। So it is beta by alpha. It is beta by alpha. So it can be written as, since angles are very small, it can be written as tan beta by tan alpha. चलो अब इसको लिखते हैं m is equal to, चलो tan beta देखते हैं। देखो this is this, है ना। अब देखते हैं tan beta किसके बराबर आएगा। तो tan beta को मैं लिख सकता हूं यहां पे tan बीटा, तो tan बीटा को हम लिख सकते हैं यहां पे a1 अपॉन b1, ठीक है ना। tan एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, चलो पहले अल्फा देखते हैं। अल्फा को मैं लिखूं परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी a डैश b1 डिवाइडेड बाय oa डैश, दिस इज tan ऑफ अल्फा, a डैश b1 डिवाइडेड बाय oa डैश, है ना। दिस इज हो गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके बाद लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा। tan ऑफ बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan ऑफ बीटा तो यहां पे भी आएगा ना, तो tan ऑफ बीटा को हम ये भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए डैश। देखो एक ही तो बात है, ये एंगल यहां से आ रहा है ना, तो इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। तो ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए डिवाइडेड बाई ए डैश बी वन डिवाइडेड बाई ओ ए डैश, ये बनेगा ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए इंटू ये ऊपर जाएगा ओ ए डैश बाई ए बी डैश। अब देखो ए बी, दिस इज ए बी वन, ये तो दोनों सेम है, इसको हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये बनेगा ओ ए अपॉन ओ ए, ओ ए डैश, तो वही तो बचेगा यहाँ पे ओ ए डैश अपॉन ओ ए। सो एम इज इक्वल टू व्हाट इज ओ ए डैश, ओ ए डैश इज माइनस वी, व्हाट इज ओ ए इज माइनस यू, तो इट बिकम्स माइनस वी बाई यू, सो मैग्निफिकेशन इज वी बाई यू। सिंपल सी बात है बेटा। यहां देखो बेसिकली ये इमेज तो एंगल बना रही है, लेकिन यहाँ पे ये सामने ऑब्जेक्ट से भी तो ये लिख सकते हैं हम इसको बीटा, वो भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये उससे क्या हो जाएगा, ये बनेगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, और ये अल्फा के लिए बन जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ ए डैश, ठीक। यहां से मैग्निफिकेशन ये आएगा, तो मैग्निफिकेशन आया हमारे पास v बाई यू। अब हम इसको मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर v मल्टीप्लाई करके, हमने जो पहले भी किया था कि मैग्निफिकेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस वी बाई एफ, ठीक है ना। सो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ, हमें ये पता है, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ। अब दो चीजें बन सकती है, या तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, या तो इमेज सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे बनेगी। मिनिमम डिस्टेंस जहां पे इमेज साफ बनता है दैट इज एलडीडीवी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे इमेज साफ बनती है, उसको कहते हैं डी। सो व्हेन इमेज उसको उस टाइम पे ना आई बड़ी स्ट्रेन्ड होती है। जब इमेज दूर बनती है हमारी आई नॉर्मल होती है, जब इमेज बड़ी नजदीक बनती है उसको कहते हैं स्ट्रेन्ड आई। तो स्ट्रेन्ड आई पे इमेज बनती है डी पे, सो इसका मतलब वी विल बी इक्वल टू डी। तो 1 माइनस, अब इस साइड है तो माइनस डी, माइनस तो ये है वी माइनस डी इज इक्वल, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और जब इमेज होगी हमारे पास इंफिनिटी पे, तो फिर ये बन जाता है सिंपली, फिर ये हमारे पास सिंपली बन जाता है फॉर्मूला डी बाई एफ। दो चीजें हैं, या जब इमेज इंफिनिटी पे होगी, और जब इमेज इंफिनिटी पे होगी, और जब इमेज डी पे होगी। जब डी पे होगी तो मैग्निफिकेशन आता है 1 प्लस डी बाई एफ। जनरल में मैग्निफिकेशन आता है हमारे पास वी बाई यू, ठीक है ना। तो जब इमेज बनती है एलडीडीवी पे यानी मिनिमम डिस्टेंस पे, तो